द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ थोड़ा अलग करने वाले हैं। किसी एक टॉपिक को समझने के बजाय आज हम तर्कों के ढांचे को ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो लॉजिकल रीजनिंग मतलब तर्क और कथन पर आधारित हैं। हाँ, लेकिन ये कोई परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है। आज का मकसद है सोचने का एक ढांचा तैयार करना। हम ये देखेंगे कि आम बहसों में किस तर्क में वजन होता है और कौन सा तर्क कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल, इसे ऐसे देखिए कि ये मजबूत तर्कों को पहचानने का एक तरीका है। चाहे आप खबर पढ़ रहे हों, ऑफिस की मीटिंग में हों या दोस्तों से बहस कर रहे हों, मैं एक कथन और उसके दो तर्क रखूंगा और हम मिलकर उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल कथन है, क्या भारत में प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला तर्क, हाँ, ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। और दूसरा तर्क, नहीं, ये बहुत सस्ती और सुविधाजनक है, इनके बिना व्यापार प्रभावित होगा। तो इन दोनों को कैसे तोलें? ये एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि ये किसी भी तर्क का सबसे जरूरी सिद्धांत दिखाता है, असर कितना बड़ा है और कितना गहरा है। पहला तर्क जो पर्यावरण के नुकसान की बात करता है, वो एक बहुत बड़ी, लंबे समय तक चलने वाली और सामूहिक समस्या के बारे में है। इसका असर सब पर, वन्य जीवन पर और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। और ये नुकसान एक तरह से इरिवर्सिबल है, जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मतलब समस्या के दायरे की बात है। लेकिन दूसरा तर्क जो सुविधा और व्यापार की बात कर रहा है, वो भी कोई छोटी बात तो नहीं है ना। लोग उन थैलियों पर निर्भर हैं, छोटे व्यापारी उस सस्ती पैकेजिंग पर निर्भर हैं। छोटी बात नहीं है, लेकिन ये एक अलग श्रेणी की समस्या है। ये थोड़े समय की सुविधा और एक आर्थिक चुनौती की बात है जिसे संभाला जा सकता है। जब आप थोड़े समय की व्यक्तिगत या व्यावसायिक सुविधा को एक लंबे समय के सामूहिक और अस्तित्व का संकट जैसे पर्यावरण का विनाश के सामने रखते हैं, तो लॉजिक यही कहता है कि सामूहिक भलाई को प्राथमिकता दी जाए। सुविधा के लिए हम नए विकल्प खोज सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के पतन को आसानी से नहीं रोक सकते। इसलिए पहला तर्क ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो हमने एक सिद्धांत बना लिया। लंबे समय का सामूहिक प्रभाव अक्सर थोड़े समय की व्यक्तिगत सुविधा से ज्यादा वजन रखता है। लेकिन तब क्या होता है जब दोनों तर्क बराबरी के लगें, जब दोनों ही किसी अच्छी चीज की बात कर रहे हो? जैसे हमारा दूसरा सवाल, क्या स्कूलों में होमवर्क बंद कर देना चाहिए? हाँ, अब ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है ना। पहला तर्क है, हाँ, यह बच्चों पर मानसिक दबाव डालता है और उन्हें खेलकूद के लिए समय नहीं मिलता। और दूसरा तर्क, नहीं, यह छात्रों को घर पर अभ्यास करने और अनुशासन सीखने में मदद करता है। यहाँ तो दोनों ही तर्क बच्चे की भलाई के बारे में लग रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस मामले में दोनों ही तर्कों को मजबूत माना जाता है। यहाँ अच्छा बनाम बुरा की लड़ाई नहीं है। ये शिक्षा के दो अलग अलग लेकिन समान रूप से मान्य सिद्धांतों को दर्शाते हैं। पहला तर्क बच्चे के सर्वांगीण विकास मतलब मानसिक स्वास्थ्य, रचनात्मकता और खेलकूद के महत्व की बात करता है। ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। और दूसरा तर्क शिक्षा का वो पारंपरिक नजरिया है जो जरूरी तो है ही। हाँ, एकदम सही। वो अकादमिक अभ्यास, अनुशासन और एक वर्क एथिक बनाने की बात करता है। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई एक निश्चित रूप से ज्यादा जरूरी है। ये दोनों ही अच्छी शिक्षा के दो स्तंभ हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई एक तार्किक जवाब हो। ये एक दुविधा है जिसमें संतुलन की जरूरत है। होमवर्क पर कोई भी वास्तविक नीति इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी, किसी एक को चुनकर दूसरे को नहीं छोड़ेगी। यह एक बहुत अच्छा अंतर है। हम एक सीधे साधे मामले से एक संतुलन बनाने वाले मामले पर आ गए हैं। चलिए इसे और बड़े पैमाने पर देखते हैं। अगला सवाल समाज के स्तर पर एक संतुलन बनाने के बारे में है, जो आजकल बहुत चर्चा में है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी सेंसरशिप होनी चाहिए? ये तो एक क्लासिक सवाल है। पहला तर्क, हाँ, यह गलत सूचना और नफरत फैलाने वाली सामग्री को रोकने में मदद करेगा। दूसरा तर्क, नहीं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह होमवर्क वाले सवाल जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। बिल्कुल, ये सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की क्लासिक दुविधा है और ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के सबसे बड़े तनावों में से एक है। और यहाँ भी दोनों ही तर्क बहुत मजबूत है। पहला तर्क सामाजिक एकता और सुरक्षा की जरूरत की बात करता है। गलत सूचना और नफरत भरे भाषण सिर्फ बुरे नहीं लगते, वे असल दुनिया में हिंसा का कारण बन सकते हैं
और समाज के ताने बाने को ही कमजोर कर सकते हैं। तो समाज को इस नुकसान से बचाने का तर्क बहुत शक्तिशाली है। लेकिन दूसरी तरफ ये तय कौन करेगा कि हेट स्पीच क्या है या गलत सूचना क्या है? यही तो दूसरे तर्क का मूल है। जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत आता है, ये तो एक फिसलन भरी ढलान है। आज गलत सूचना, कल को कोई भी राजनीतिक असहमति हो सकती है। और ठीक इसीलिए दूसरा तर्क भी ऊपर ही मजबूत है। ये लोकतंत्र के एक आधारशिला की रक्षा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ये सत्ता को जवाबदेह बनाने और समाज को आगे बढ़ाने का एक तंत्र है। इस पर किसी केंद्रीय शक्ति, चाहे वो सरकार हो या कोई टेक कंपनी, द्वारा अंकुश लगाने का जोखिम एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दोनों ही तर्क एक मौलिक सामाजिक मूल्य की रक्षा करते हैं। दोनों को मजबूत माना जाता है। यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, बस एक निरंतर मुश्किल मोलभाव है। सही है। और बड़े विचारों के बीच ये मोलभाव अक्सर बहुत ही व्यावहारिक नीतिगत फैसलों पर आकर टिकता है, जो हमें हमारे चौथे सवाल पर लाता है। क्या इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी पर सब्सिडी देना जारी रखना चाहिए? पहला तर्क, हाँ, इससे प्रदूषण कम होगा और लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाएंगे। और दूसरा तर्क, नहीं, इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। शुभ बनाम तत्काल लागत। और एक बार फिर दोनों तर्कों में काफी वजन है। पहला तर्क भविष्य पर केंद्रित है। ये एक वित्तीय प्रोत्साहन, मतलब सब्सिडी का उपयोग करके एक ऐसे बदलाव में तेजी ला रहा है जिसे समाज पर्यावरण के लिए जरूरी मानता है। ये एक स्वच्छ भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है। लेकिन दूसरा तर्क आज की हकीकत पर आधारित है। वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, क्या उसे स्कूलों या अस्पतालों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? और यही उसका शक्तिशाली जवाबी तर्क है। खजाने पर बोझ का तर्क इसलिए मजबूत है क्योंकि ये अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता है। ईवी सब्सिडी पर खर्च किया गया हर रुपया वो रुपया है जो किसी और चीज पर खर्च नहीं हुआ, जो शायद उतनी ही या उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। किसी भी सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं। तो पहला तर्क बताता है कि हमें कुछ क्यों करना चाहिए, और दूसरा इस पर प्रकाश डालता है कि हम उसे कैसे कर सकते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। एक अच्छी नीति को दोनों को संबोधित करना होगा। बिल्कुल। एक लक्ष्य और उसकी व्यावहारिक सीमाओं के बीच यह तनाव एक बार बार आने वाला विषय लगता है। देखते हैं यह कार्यस्थल पर कैसे लागू होता है। पांचवा सवाल, क्या सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना चाहिए? तर्क 1 है, हाँ, इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे तनाव मुक्त रहेंगे। लेकिन तर्क 2 कहता है, नहीं, इससे सरकारी कार्यों में देरी होगी और जनता को परेशानी होगी। ये आंतरिक दक्षता को बाहरी सेवा वितरण के साथ संतुलित करने का एक आदर्श उदाहरण है। और दोनों ही तर्क मजबूत है क्योंकि वे किसी भी सार्वजनिक संगठन के 2 प्राथमिक कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला तर्क आधुनिक संगठनात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है। इस बात के बहुत सबूत हैं कि बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस असल में उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। एक खुश, अच्छी तरह से आराम किया हुआ कर्मचारी अक्सर ज्यादा प्रभावी होता है। ये कर्मचारी के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरा क्या, उस नागरिक का क्या है जिसे शुक्रवार को कोई परमिट चाहिए? दूसरा तर्क तो जनता के लिए बात करता हुआ लगता है। हाँ, और यही उसकी ताकत है। एक सरकारी दफ्तर का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। अगर काम का हफ्ता कम करने से भले ही कर्मचारियों के फायदे के लिए नागरिकों के लिए सेवा की गुणवत्ता या पहुंच में कोई ठोस गिरावट आती है, तो ये एक बड़ी विफलता है। तो आपके पास कार्यबल की भलाई को अनुकूलित करने और जनता की सेवा के मुख्य मिशन को पूरा करने के बीच एक टकराव है। दोनों ही वैध और महत्वपूर्ण विचार हैं। तो हमने काम के ढांचे पर बात की, उन भौतिक ढांचों के बारे में क्या, जो हमारे शहरों को आकार देते हैं? छठा सवाल, क्या शहरों में ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा देनी चाहिए? हाँ, क्योंकि इससे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है और संसाधनों पर दबाव पड़ता है। नहीं, बढ़ती जनसंख्या को बसाने के लिए सीमित जमीन में यही एकमात्र विकल्प है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि दोनों तर्क सिर्फ एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं, वे एक दुष्चक्र का वर्णन करते हैं। ये एक ही शहरी सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला तर्क एक कड़वी सच्चाई बताता है, ज्यादा लोगों को एक छोटी सी जगह में भरने से हर चीज पर दबाव पड़ता है, पानी, बिजली, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यह जीवन की गुणवत्ता में गिरावट का एक सीधा कारण है। यह चिंता पूरी तरह से जायज है। लेकिन दूसरा तर्क कहता है कि हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल,
यह शहरीकरण की उतनी ही कड़वी सच्चाई पेश करता है। जमीन सीमित है और लोग अवसरों के लिए शहरों में आ रहे हैं। अगर आप ऊपर की ओर नहीं बनाएंगे तो आपको बाहर की ओर फैलना होगा, जिससे शहरी फैलाव होता है, जिसकी अपनी गंभीर पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक समस्याएं हैं। तो एक तरह से ऊंची इमारतें ही समस्या हैं और एक बड़ी समस्या का एकमात्र उपलब्ध समाधान भी। दोनों तर्क मजबूत हैं क्योंकि वो आधुनिक शहर नियोजन की दो परस्पर विरोधी फिर भी निर्विवाद वास्तविकताओं को सही ढंग से पहचानते हैं। यह तो एक असली विरोधाभास लगता है। चलिए अब उस पहले सिद्धांत पर वापस जाते हैं जिस पर हमने चर्चा की थी, सामूहिक भलाई बनाम व्यक्तिगत पसंद। 7वां सवाल पूछता है, क्या जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया जाना चाहिए? पहला तर्क, हाँ, इससे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और मोटापे जैसी बीमारियां कम होंगी। और दूसरा तर्क, नहीं, ये खाने की पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। सही, हम उस शुरुआती विषय पर वापस आ गए हैं, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा व्यक्तिगत महसूस होता है और इस मामले में तर्क हमारे पहले सवाल पर ही वापस आ जाता है। केवल पहला तर्क ही मजबूत माना जाता है। ये दिलचस्प है। मैं बहुत से लोगों को दूसरे तर्क का पक्ष लेते हुए देख सकता हूं। ऐसा लगता है कि सरकार हमें बता रही है कि क्या खाना है। ये तर्क यहाँ कमजोर क्यों माना गया है? इसे उसी कारण से कमजोर माना गया है जिस कारण से प्लास्टिक की थैलियों के लिए सुविधा का तर्क कमजोर था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा एब्सोल्यूट नहीं है, खासकर जब व्यक्तिगत विकल्पों से समाज के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक लागतें पैदा होती हैं। मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग सिर्फ व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं, वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं, जिसकी लागत सभी को साझा करनी पड़ती है। अच्छा, पहला तर्क इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक तंबाकू पर लगने वाले टैक्स की तरह। इसका लक्ष्य एक वित्तीय निरुत्साह का उपयोग करके सामूहिक स्वास्थ्य में सुधार करना और साझा लागतों को कम करना है। तो सिद्धांत यह है कि जब किसी व्यक्ति की पसंद की सामूहिक लागत बहुत अधिक होती है तो समाज को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। हाँ, लॉजिक यही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तर्क तब कमजोर हो जाता है जब वह स्वतंत्रता सीधे तौर पर एक बड़ी, महंगी सार्वजनिक समस्या में योगदान करती है। ठीक है, टैक्स व्यवहार को बदलने का एक तरीका है। किसी समाधान को अनिवार्य करने के बारे में क्या? 8वां सवाल, क्या सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य कर देना चाहिए? पहला तर्क, हाँ, क्योंकि जीवाश्म ईंधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरा तर्क, नहीं, सौर पैनल लगाने की शुरुआती लागत बहुत अधिक है जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता। यहाँ हमारे पास एक आदर्श लक्ष्य है जो एक व्यावहारिक बाधा से टकरा रहा है, और दोनों ही तर्क मजबूत है। पहला तर्क एक तत्काल निर्विवाद जरूरत को बताता है। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु दोनों के लिए अस्थिर है। तो क्यों अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन की जरूरत अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। लेकिन दूसरा तर्क ये बताता है कि बहुत से लोगों के लिए ये संभव ही नहीं है। ये एक ऐसा आदेश है जिसका पालन करने का खर्च वे नहीं उठा सकते। और यह एक महत्वपूर्ण वास्तविक दुनिया की बाधा है। कोई भी नीति उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि उसका कार्यान्वयन। अगर कोई आदेश आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आर्थिक रूप से असंभव है तो यह एक खराब नीति है, चाहे उसके इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो। यह किसी भी बड़े परिवर्तन में समानता की चुनौती पर प्रकाश डालता है। इसलिए दूसरा तर्क, जो सामर्थ्य और पहुंच पर केंद्रित है, उतना ही मजबूत है जितना कि पर्यावरणीय लक्ष्य का तर्क। एक मंजिल तय करता है, दूसरा नक्शे पर सबसे बड़ी बाधा की ओर इशारा करता है। ये सिस्टम और हम उन्हें कैसे लागू करते हैं, ये विचार महत्वपूर्ण लगता है। ये हमें 9वें सवाल पर लाता है जो अकादमिक मूल्यांकन प्रणाली के बारे में है। क्या परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न ही होने चाहिए? पहला तर्क, हाँ, इससे मूल्यांकन निष्पक्ष होता है और समय की बचत होती है। दूसरा तर्क, नहीं, यह छात्र की लेखन क्षमता और गहराई से सोचने की शक्ति का परीक्षण नहीं कर पाता। यह एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यह एक सिस्टम के उद्देश्य के बारे में है। एक परीक्षा किस लिए होती है? दोनों तर्क अलग अलग जवाब देते हैं और दोनों ही मान्य हैं। पहला तर्क प्रक्रियात्मक दक्षता और निष्पक्षता पर केंद्रित है। लाखों छात्रों वाली बड़े पैमाने की परीक्षाओं के लिए MCQ जल्दी जांचे जा सकते हैं और परीक्षक के पूर्वाग्रह को खत्म करते हैं। यह एक लॉजिस्टिक और वस्तुनिष्ठ समाधान है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य का त्याग कर देता है, जिसकी ओर दूसरा तर्क इशारा कर रहा है। बिल्कुल, दूसरा तर्क मूल्यांकन के असली उद्देश्य से संबंधित है,
गहरी समझ, महत्वपूर्ण सोच और जटिल विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता का आकलन करना। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें मापने में एमसीक्यू कुख्यात रूप से खराब हैं। तो आपके पास प्रक्रियात्मक अखंडता और शैक्षिक अखंडता के बीच एक टकराव है। दोनों मजबूत तर्क हैं क्योंकि एक आदर्श मूल्यांकन प्रणाली को दोनों के लिए प्रयास करना चाहिए। ये निष्पक्ष और कुशल होना चाहिए, लेकिन इसे सार्थक भी होना चाहिए। तो इनमें से कई बहसें प्रतिस्पर्धी मान्य लक्ष्यों को संतुलित करने के बारे में हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं। क्या सभी को मुफ्त इंटरनेट दिया जाना चाहिए? पहला तर्क, हाँ, आज के युग में शिक्षा और बैंकिंग जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए इंटरनेट अनिवार्य है। दूसरा तर्क, नहीं, इससे डेटा सुरक्षा और इसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। ये एक शानदार अंतिम सवाल है, क्योंकि ये हमें एक मान्य जवाबी तर्क और जिसे हम प्रबंधनीय समस्या कह सकते हैं के बीच अंतर करने में मदद करता है। यहाँ केवल पहला तर्क ही मजबूत माना जाता है। ऐसा क्यों? दुरुपयोग और डेटा सुरक्षा का जोखिम तो इसके खिलाफ एक बहुत ही गंभीर और बहुत मजबूत तर्क लगता है। ये एक गंभीर चिंता है, लेकिन ये सेवा प्रदान करने का ही विरोध करने वाला तर्क नहीं है। मैं समझाती हूँ। पहला तर्क इंटरनेट को आधुनिक जीवन के लिए एक मौलिक उपयोगिता के रूप में स्थापित करता है, बिजली या पानी के बराबर एक बुनियादी अधिकार। आज इंटरनेट से बाहर होना मतलब समाज से बाहर होना है, शिक्षा से, वाणिज्य से, नागरिक जीवन से। यह एक शक्तिशाली सामाजिक न्याय का तर्क है। ठीक है, तो सुरक्षा का तर्क इसका मुकाबला करने में कैसे विफल रहता है? सुरक्षा का तर्क सेवा से जुड़े एक जोखिम की ओर इशारा करता है, मूल विचार में किसी दोष की ओर नहीं। उस जोखिम का समाधान सेवा से इनकार करना नहीं है, बल्कि जोखिम का प्रबंधन करना है। हम कार दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए कार पर प्रतिबंध नहीं लगाते, हम ट्रैफिक नियम, सीट बेल्ट और एयरबैग का आविष्कार करते हैं। सही है। ठीक उसी तरह डेटा के दुरुपयोग का समाधान बेहतर नियमन, मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता शिक्षा है, न कि आबादी से एक मौलिक उपयोगिता को रोकना। यह तर्क एक द्वितीयक समस्या को संबोधित करता है, प्राथमिक प्रस्ताव को नहीं, इसलिए इसे कमजोर माना जाता है। ये आज की चर्चा को समाप्त करने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। पीछे मुड़कर देखें तो हमने सामूहिक भलाई के सरल सिद्धांतों से लेकर नीति, नैतिकता और यहाँ तक कि शहर नियोजन में इन जटिल संतुलनकारी कार्यों तक का सफर तय किया है। देखेंगे कि ये छिपी हुई धारणाएं कैसे हमारी निजी जिंदगी से लेकर बाजार और सरकार के काम करने के तरीके तक को प्रभावित करती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण एक बहुत ही आम स्थिति से लेते हैं, डॉक्टर की सलाह। जी। मान लीजिए एक डॉक्टर ने मरीज से कहा, अगर आप अपनी पुरानी खांसी ठीक करना चाहते हैं तो ठंडे पानी से परहेज करें। अब इसके पीछे दो छिपी हुई बातें हो सकती हैं। पहली, ठंडा पानी खांसी को बिगाड़ सकता है या उसे ठीक होने से रोक सकता है, और दूसरी, मरीज डॉक्टर की सलाह मानेगा। तो इनमें से कौन सी धारणाएं इस सलाह में छिपी हुई हैं? इस मामले में ये दोनों ही धारणाएं जरूरी हैं। सलाह इन दोनों पर ही टिकी हुई है। अच्छा, पहली वाली तो समझ आती है, क्योंकि अगर ठंडे पानी और खांसी में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो डॉक्टर ये सलाह देगा ही क्यों? सही बात है। लेकिन दूसरी वाली धारणा क्यों जरूरी है? देखिए, कोई भी सलाह क्यों दी जाती है? हाँ। सलाह देने का मूल उद्देश्य यही होता है कि सामने वाला उस पे अमल करेगा। हाँ बिल्कुल, कि वो उस पर अमल करेगा। अगर डॉक्टर को ये पक्का यकीन हो कि मरीज उसकी एक नहीं सुनेगा तो सलाह देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये संवाद का एक अलिखित नियम है। हाँ। इसलिए जब भी कोई सलाह दी जाती है तो ये मान लिया जाता है कि उसे सुना और माना जाएगा। यानी सलाह की सार्थकता ही इस बात पर निर्भर करती है एग्जैक्टली कि उसे माना जाए। ठीक है, ये तो एक व्यक्ति को दी गई सलाह थी जी। लेकिन जब यही बात एक बड़े समूह को कहनी हो, जैसे किसी चेतावनी के जरिए, क्या तब भी यही तर्क काम करता है? हाँ, तर्क वही रहता है। जैसे मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बोर्ड लगा है, खतरा, आगे एक गहरा गड्ढा है, कृपया दूर रहें। यहां दो धारणाएं हो सकती हैं। पहली कि लोग उस रास्ते से गुजर सकते हैं और गड्ढे में गिरने का खतरा है। हाँ। और दूसरी कि लोग उस चेतावनी बोर्ड को पढ़कर खतरे को समझ लेंगे। हाँ, यहाँ भी तर्क बिल्कुल वैसा ही है और दोनों धारणाएं सही हैं। पहली धारणा तो खतरे की मौजूदगी के बारे में है। अच्छा। चेतावनी लगाई ही इसलिए गई है क्योंकि वहां लोगों के आने जाने और गड्ढे में गिरने की असल आशंका है। अगर वो रास्ता सुनसान होता तो बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी धारणा उस चेतावनी के काम करने के तरीके से जुड़ी है ना?
बिल्कुल, कोई भी लिखित नोटिस या बोर्ड इसी विश्वास पर लगाया जाता है कि लोग उसे पढ़ पाएंगे। और समझ पाएंगे। हाँ, और समझ पाएंगे। ये जनता की समझदारी में एक तरह का विश्वास है। अगर मान लिया जाए कि लोग पढ़ ही नहीं सकते या चेतावनी का मतलब नहीं समझेंगे, तो वो बोर्ड सिर्फ एक बेजान चीज बनकर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ वही बात मान सकते हैं जो कहने वाले के लिए मानना जरूरी है, न कि कोई भी नतीजा जो हम शायद निकाल सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही छिपी हुई धारणा और संभावित नतीजे के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा। धारणा वो नींव है जिसके बिना कही गई बात ढह जाएगी। नतीजा तो बस एक संभावना है। ये समझना आगे के उदाहरणों में बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक ऐसे क्षेत्र में चलते हैं जहां इन धारणाओं का भरपूर इस्तेमाल होता है, विज्ञापन। बिल्कुल। एक विज्ञापन कहता है स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमारी ग्रीन टी पिएं। अब इसकी दो धारणाएं, पहली कि लोग स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं, और दूसरी बाजार में मौजूद बाकी सभी ड्रिंक्स सेहत के लिए हानिकारक हैं। यहाँ सिर्फ पहली धारणा ही सही है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसे विज्ञापन कहीं ना कहीं यही जताने की कोशिश करते हैं कि बाकी सब बेकार है। हाँ, ये आम धारणा है। भले ही वो सीधे तौर पे न कहें, इशारा तो उसी तरफ होता है। मैं कहाँ गलत सोच रहा हूँ? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि विज्ञापन इसी मनोवैज्ञानिक लाइन पर काम करते हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराना चाहते हैं। जी। लेकिन तार्किक रूप से देखें तो विज्ञापन हमेशा किसी जरूरत या इच्छा को निशाना बनाता है। ये ग्रीन टी का विज्ञापन उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो सेहत को लेकर सजग हैं। ये उनकी इसी इच्छा का फायदा उठाना चाहता है। अच्छा। इसलिए पहली धारणा कि लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं इस विज्ञापन का आधार है। और दूसरी धारणा क्यों गलत है? क्योंकि वो एक तार्किक छलांग है। विज्ञापन कह रहा है हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा है और बाकी सब जहर हैं। अगर हम ये मान लें कि पानी, जूस या दूध सब हानिकारक है, तो ये बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना हुआ। विज्ञापन अपने उत्पाद को बेहतर बताता है, बाकियों को सीधे तौर पर खराब नहीं बताता। समझ गया। ये एक संभावित नतीजा है जो कंपनी चाहती है कि आप निकालें, लेकिन ये विज्ञापन की जरूरी धारणा नहीं है। समझ गया। मतलब अपने उत्पाद की तारीफ करना और दूसरों को खराब बताना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। चलिए अब विषय बदलते हैं और सरकार की किसी कार्रवाई को देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए शहर में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस ने रात की गश्त यानी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। यहां धारणाएं हैं। पहली, पुलिस की मौजूदगी से अपराधियों में डर पैदा होगा और अपराध कम होंगे। और दूसरी, शहर के लोग रात में बाहर निकलना बंद कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ पहली धारणा ही सही है। कोई भी कार्रवाई, खासकर सरकारी कार्रवाई, एक सकारात्मक नतीजे की उम्मीद में की जाती है। पुलिस गश्त इसीलिए बढ़ा रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी से अपराध पर लगाम लगेगी। ये उस कार्रवाई का सीधा उद्देश्य है। जी। अगर ये धारणा न हो तो गश्त बढ़ाने का कोई तर्क ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब दूसरी धारणा कार्रवाई के उद्देश्य के ठीक उलट है। एकदम। पुलिस की गश्त बढ़ाने का मकसद लोगों को घरों में बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस कराना है, ताकि वो बाहर निकल सके। हाँ, ताकि वे बिना डरे अपने काम कर सकें या बाहर निकल सकें। तो दूसरी धारणा न केवल गलत है, बल्कि वो कार्रवाई के असल मकसद को ही नाकाम कर देती है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब एक कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण लेते हैं। चलिए। एक मैनेजर अपनी टीम से कहता है, हमें क्लाइंट को खुश करने के लिए सोमवार तक ये रिपोर्ट जमा करनी होगी। यहाँ दो धारणाएं हैं। पहली, सोमवार तक रिपोर्ट तैयार करना मुमकिन है, और दूसरी, समय पर रिपोर्ट जमा करने से क्लाइंट खुश होगा। ये काफी सीधा साधा मामला है। यहाँ दोनों ही धारणाएं पूरी तरह से सही है। हाँ, दूसरी वाली तो वाक्य में ही साफ लिखी है, क्लाइंट को खुश करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन पहली वाली के बारे में क्या कहेंगे? पहली धारणा व्यवहारिकता से जुड़ी है। कोई भी मैनेजर ऐसी डेडलाइन नहीं देगा जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। सही बात है। डेडलाइन देने का मतलब ही है कि ये मान लिया गया है कि काम तय समय में पूरा किया जा सकता है। अगर ये असंभव होता तो डेडलाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो बस एक मजाक बनकर रह जाती। ठीक है, अब तक हमने व्यक्तिगत सलाह, सार्वजनिक चेतावनी और आधिकारिक कार्रवाई की बात की। अब एक सामाजिक अपील का उदाहरण देखते हैं। जी। नगर निगम की तरफ से एक अपील है, कृपया सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फैलाएं। इसकी धारणाएं: पहली,
लोग अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाते हैं, और दूसरी, इस अपील का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पहली धारणा तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी पूरी तरह से गलत है। ये तो पुलिस पेट्रोलिंग वाले तर्क जैसा ही लग रहा है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है। अपील तभी की जाती है जब कोई समस्या हो, और इस उम्मीद से की जाती है कि उसका कुछ असर होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैटर्न वही है। नगर निगम ये अपील इसीलिए कर रहा है क्योंकि लोग सच में कूड़ा फैलाते हैं। अगर शहर पहले से ही साफ होता तो ऐसी अपील की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी धारणा कि अपील का कोई असर नहीं होगा, ये अपील करने की पूरी प्रक्रिया को ही निरर्थक बना देती है। सही बात है। कोई भी संस्था ये मानकर अपील नहीं करती कि सब बेकार है। अपील हमेशा सुधार की उम्मीद में की जाती है। चलिए, अब एक बिजनेस की भविष्य की योजना पर आते हैं। जी। एक कंपनी अगले साल ग्रामीण इलाकों में अपनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रही है। इसकी धारणाएं क्या हो सकती हैं? पहली, कि ग्रामीण इलाकों में कंपनी के उत्पादों की मांग है या पैदा की जा सकती है। ठीक है। और दूसरी, कि कंपनी के पास विस्तार के लिए जरूरी पैसा और लोग हैं। यहाँ भी दोनों धारणाएं बिजनेस के नजरिए से एकदम जरूरी हैं। आप इसे मांग और आपूर्ति की तरह देख सकती हैं। अच्छा। कोई भी बिजनेस हवा में विस्तार नहीं करता। वो तभी नए बाजार में जाता है जब उसे वहां मांग की उम्मीद हो। तो पहली धारणा तो बिजनेस के तर्क की बुनियाद है। और सिर्फ मांग होना ही काफी नहीं है, उसे पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। बिल्कुल, यही दूसरी धारणा है। कंपनी के पास उस विस्तार को हकीकत में बदलने के लिए संसाधन भी होने चाहिए। बिना पैसों, लोगों और बाकी जरूरी चीजों के कोई भी योजना सिर्फ कागज पर रह जाएगी। इसलिए जब कोई कंपनी योजना की घोषणा करती है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसने अपनी क्षमता का आकलन कर लिया है। स्पष्ट है। अगला उदाहरण एक चेतावनी से जुड़ा है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। जैसे ट्रेन में लिखा होता है, बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यहां दो धारणाएं हैं। पहली, कुछ लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, और दूसरी, जुर्माने का दंड लोगों को ऐसा करने से रोकेगा। ये सामाजिक अपील और पुलिस गश्त वाले उदाहरणों का एक मिश्रण है, और यहाँ भी दोनों ही धारणाएं सही हैं। हाँ, क्योंकि नियम तभी बनता है जब कोई समस्या हो, और सजा का मकसद उस समस्या को रोकना होता है। सही कहा। नियम या जुर्माना तभी बनाया जाता है जब कोई समस्या मौजूद हो, यानी लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, इसीलिए ये नियम बनाया गया। जी। और जुर्माने का उद्देश्य ही निवारक यानी डिटरेंट होता है। ये उम्मीद की जाती है कि आर्थिक दंड के डर से लोग नियम नहीं तोड़ेंगे। अगर ये मान लिया जाए कि जुर्माने का कोई डर ही नहीं होगा तो उसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहुत खूब। अब एक ऐसे उदाहरण पर आते हैं जिसमें प्राथमिकता या तरजीह की बात छिपी है। अच्छा। कोई आपको सलाह देता है, मीटिंग की जगह पर पहुंचने के लिए ट्रेन की बजाय फ्लाइट ले लो क्योंकि वो तेज है। यहां धारणाएं हैं। पहली, कि उस जगह तक फ्लाइट जाती है, और दूसरी, कि इस मामले में समय बचाना पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है। यहाँ भी दोनों ही धारणाएं सही है, और दूसरी वाली खास तौर पर बहुत दिलचस्प है। हाँ, पहली वाली तो सीधी सी बात है। फ्लाइट की सलाह तभी देंगे जब वहां एयरपोर्ट हो। लेकिन दूसरी धारणा जो प्राथमिकता के बारे में है, उसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, ये एक मूल्य निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट पर आधारित है। आमतौर पर हवाई यात्रा ट्रेन से महंगी होती है। हाँ, ये तो है। जब कोई आपको एक तेज लेकिन महंगे विकल्प को चुनने की सलाह दे रहा है तो वो ये मानकर चल रहा है कि आपकी परिस्थिति में समय की कीमत पैसे से ज्यादा है। अगर पैसे बचाना आपकी प्राथमिकता होती तो शायद धीमी लेकिन सस्ती ट्रेन की सलाह दी जाती। तो क्योंकि ये तेज है वाला तर्क इस धारणा को जन्म देता है कि इस खास काम के लिए गति को लागत पर प्राथमिकता दी जा रही है। ये बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है, और ये रहा हमारा आखिरी उदाहरण जो कारण और प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। खबर आती है, भारी बर्फबारी के कारण शिमला जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अब यहाँ धारणाएं हैं। पहली, बर्फबारी से सड़क यातायात रुक सकता है, और दूसरी, पर्यटक अब हवाई जहाज से शिमला जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ पहली धारणा ही सही है। अच्छा, तो यहाँ दूसरी धारणा क्यों गलत है? ये तो एक काफी तार्किक अगला कदम लगता है। यहीं पर हमें फिर से जरूरी धारणा और संभावित नतीजे के बीच का वो फर्क याद करना होगा। अच्छा। कथन सीधे तौर पर बर्फबारी को रास्ते बंद होने का कारण बता रहा है, तो ये एक साफ कारण प्रभाव का रिश्ता है। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हुए, इसका मतलब है कि ये माना गया है कि बर्फबारी में रास्ते बंद करने की क्षमता है। जी, इसलिए पहली धारणा सीधे कथन से निकलती है, और दूसरी धारणा सिर्फ एक अटकल है। बिल्कुल। पर्यटक अब क्या करेंगे इसके बारे में हम कोई पक्का अनुमान नहीं लगा सकते।
हो सकता है वे हवाई मार्ग लें, ये एक संभावना है। लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। हो सकता है वे अपनी यात्रा ही रद्द कर दें या किसी और जगह चले जाएं। कथन में इस बारे में कोई भी जानकारी या संकेत नहीं दिया गया है, इसलिए ये सोचना कि वो जरूर फ्लाइट ही लेंगे सिर्फ एक अटकलबाजी है। कथन में छिपी हुई कोई सच्चाई नहीं है। तो ये थी हमारी आज की दिमागी कसरत। हमने देखा कि कैसे हर बात के पीछे कुछ ना कुछ मान लिया जाता है, कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया जाता है।